अपने साथ है अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य का आज आखिरी दिन है, यानी चुनाव प्रचार अब वहां पर समाप्त होने वाला है। आज शाम को समाप्त हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने की ओर बढ़ रही है। 11 तारीख को मतदान है, लेकिन पहले चरण के मतदान का जो प्रतिशत है उसको लेकर अभी भी चर्चाएं हो रही है कि बिहार की जनता ने क्या बदलाव का मूड बना लिया है। काफी कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज यही इसी तरीके से ज्यादा रहने की संभावना है। लेकिन इस बीच जिस तरह से चुनाव में धांधली की शिकायतें आ रही हैं, जगह जगह वहां पर स्ट्रांग रूम में धांधली की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा कई जगह वीवीपैट उसके जो पर्चियां होती है वो मिल रही हैं और मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतें आई रही हैं। मतदाता सूची में डुप्लीकेशन की जो खबरें आ रही हैं, इन सब को लेकर चुनाव आयोग कटघरे में है और वोट चोरी का मामला भी लगातार कई सारे सबूत उसको बिहार चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ उनकी मिली भगत है और चुनाव आयोग बीजेपी को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है बिहार में। खैर, इस बीच राहुल गांधी की आज 2 सभाएं हैं, आखिरी दिन प्रचार के आखिरी दिन पूर्णिया में और किशनगंज में उनकी 2 सभाएं हैं। चुनाव प्रचार पूरी गति से चल रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार में पिछले काफी दिनों से लगातार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरियां स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं। कल की उनके सभाओं में भी नीतीश कुमार नदारद रहे अमलेंदु जी, और उनकी आखिरी सभा एक तरीके से रही, लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बिल्कुल नहीं दिखाई दिए, खासतौर पर तब से जब से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया एनडीए ने, यानी जिसको संकल्प पत्र कहा गया। उसके बाद किसी भी कार्यक्रम में अमलेंदु जी न तो अमित शाह के साथ वैसे भी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ भी किसी सभा में नहीं दिखाई पड़े और न ही जेपी नड्डा के साथ। हाँ, नीतीश कुमार लगातार जो है वो एनडीए की सभाओं से गायब हैं। जी हाँ। बीजेपी के नेताओं के साथ गायब हैं और बड़े आश्चर्यजनक तौर पे नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह जो हैं वो सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के साथ में। तो ये एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये टूट जो है वो जेडीयू के अंदर भी मोदी जी ने करा दी है। ये चर्चाएं चल रही हैं, टूट हुई है नहीं है ललन सिंह जाने नीतीश कुमार जाने, लेकिन ये चर्चाएं हैं और इसका किसी भी तरफ से कोई खंडन मंडन नहीं आया है समीर जी। और नीतीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सभाओं से अनुपस्थित हैं, अमित शाह की रैलियों से अनुपस्थित हैं जी। अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ। कमल पकड़े हुए हैं, केवल तीर है ही नहीं उनके हाथ में, तो बिना तीर के कैसे झंडा गाड़ लेंगे, पता नहीं बीजेपी क्या करेगी कैसे करेगी। मतलब तीर से ज्यादा क्या बीजेपी को ज्ञानेश कुमार पर भरोसा है, ये चर्चाएं भी चल रही हैं और इसलिए वोट चोरी की भी लगातार खबरें जो है वो आ रही हैं। पक्की वोट चोरियां पकड़ी जा रही हैं, किस तरीके से वीवीपैट पर्चियां जो हैं वो नाले में मिल रही हैं, सड़क पे पड़ी हुई मिल रही हैं, सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम के बंद किए जा रहे हैं, गाड़ियां अंदर घुस रही हैं, ये सारी चीजें भी आ रही हैं। हालांकि इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब अगर एफआईआर दर्ज हुई है समीर जी, इसका मतलब साफ तौर पे है कि ये वास्तव में चोरी पकड़ी गई है, तभी एफआईआर दर्ज हुई है और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। और अगर ये वोट चोरी मतलब नहीं हुई है तो आपने कर्मचारी निलंबित क्यों कर दिया, एफआईआर दर्ज क्यों कर ली जी। तो ये मतलब एक सामान्य सा प्रश्न जो है ये उठ रहा है। तो इसका मतलब प्रशासन जो है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ वोट चोरी पकड़ी जा रही है, ये बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार सरकार चुनाव आयोग पर हमले हो रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, वोट चोरी के से जुड़े हुए तमाम सबूत दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तेजस्वी यादव को सुनेंगे क्या कहा है उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन को लेकर और किस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है और पहले चरण का जो मतदान हुआ है वो किस तरीके से दूसरे चरण जो 11 नवंबर को यानी परसों होने वाला है उस पर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका इस पूरे चुनाव में शुरू से लेकर और आखिर तक संदिग्ध मानी जा रही है। अब तक लगातार संदिग्ध है, यहां तक कि जो एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई उसको लेकर जो आरोप लग रहे थे वो अब धरातल पर उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे तमाम दूसरे राज्यों के लोग पहुंचकर बिहार में वोट डाल रहे हैं, गुजरात के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, दिल्ली के।
और ये लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, एक दो नहीं बल्कि इसके सैकड़ों उदाहरण देखने को मिल रहे हैं और लोग इसको चुनाव आयोग के सामने भी रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग को टैग करके बता रहे हैं, पर चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब इसका नहीं आ रहा है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को तो बार बार ये शिकायतें की जा रही हैं, उनको पार्टी के हैंडल से भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग क्या देख रहा है समझ में नहीं आ रहा। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये पहले दिन के मतदान के बाद ये वैशाली में जो हाजीपुर में स्ट्रांग रूम बना है वहां के हैं, और किस तरीके से वहां सीसीटीवी कैमरे अलग अलग विधानसभाओं के जो बन थे, वहां पर जो बूथ थे वहां उनके सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए और वहां देर रात में गाड़ियां वहां पर पहुंच रही थी। ये आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया भी गया था और उसकी ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और इस तरह की दूसरी शिकायतें भी आ रही हैं। चुनाव आयोग को ये सारी शिकायतें भेजी जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है और साफ तौर पर समिति तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं उसने जा रहे हैं कि करने तो जो कर रहे हैं और हम तो जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं और इतना वोट मिलेगा कि इनकी चोरी से भी कोई मतलब इनका हल नहीं होगा। आरजेडी ने समीर जी आज एक ट्वीट किया है, आज सुबह ट्वीट किया है, नालंदा जिले का उन्होंने ट्वीट किया है जी हाँ। और उसकी उस वीडियो भी हम दिखाएंगे, वो ट्वीट भी हम लोग दिखा सकते हैं। क्या लिखा है जी बिल्कुल, ये ट्वीट ये नालंदा जिले का कि वहां पर नालंदा जिला में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ तब जाके चालू हुआ कैमरा। हर बार कैमरे बंद होने के पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है, हर बार फालतू बहाने बनाए जाते हैं। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ न करे, और इसमें वो वीडियो भी टैग किया गया है, उस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, उसको चलाते हैं, दिखाते हैं कि क्या कुछ कैसे ये जो वहां पर कैमरे बंद कर दिए गए। और यही नहीं, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों के साथ होटल में बैठक कर रहे हैं और जब वहां पर वो जाते हैं तो लिफ्ट और वहां पे जो कैमरे होते हैं सीसीटीवी कैमरे उनको बंद कर दिया जा रहा है। सुनवाएंगे उनके इस आरोप को भी। और लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देना, चोरी छिपे कुछ काम करना, लाइट काट देना, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो विपक्ष का आरोप है कि ये सब चीजें वोट चोरी के मकसद से हो रही है ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। और चूंकि जब इतना मतदान प्रतिशत लगभग 8% बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है पिछली बार की तुलना में, तो इससे बीजेपी और भी ज्यादा घबराई हुई है, ये कहना है विपक्ष का। खैर, इधर बीच हरियाणा में जिस तरीके से पिछले 6 तारीख से एक दिन पहले 5 तारीख को, यानी बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले जो बड़ा विस्फोट किया था राहुल गांधी ने कि हरियाणा में कैसे चोरी के वोटों से सरकार बनी है, उसको लेकर उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है और कहा है कि 25 लाख वोट फर्जी थे वहां पर। 2 करोड़ वोटर जहां पर हैं उनमें से 25 लाख वोट फर्जी थे। एक बार फिर उन्होंने उस आरोप को दोहराया और कहा है कि बिहार में भी इसी तरीके से वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है और वोट चोरी के जरिए बीजेपी की सरकार बनवाने की कोशिश की जा रही है। सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा उन्होंने, कैसे अलग अलग राज्यों में वोट चोरी से सरकार बनी है और आगे भी चुनाव आयोग उसी तरह से कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि अभी और भी बहुत सारे उदाहरण है। क्या अमलेंदु जी कल भी कोई फाइल लेकर आने वाले हैं क्या? जैसे बिल्कुल 5 तारीख को लाए, 6 तारीख को मतदान था और 5 तारीख को ले आए वहां पर एच फाइल्स, क्या अभी भी है? हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे उदाहरण अभी हैं, बहुत सारी जगहों पर वोट चोरी के तमाम सबूत हैं, उनका भी उनके पास तैयार है और लोगों को सबको इंतजार है बनारस की सीट का। हाँ, लग रहा है समीर जी कि शायद कल कुछ राहुल गांधी फिर कर सकते हैं बड़ी घोषणा और कोई एच फाइल और फिर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं उससे ये आभास मिल रहा है कि शायद कल भी वो कुछ करेंगे और परसों चूंकि वोटिंग है तो उससे पहले कल वो कुछ कर सकते हैं इस तरह की घोषणा, ये समझ में आ रहा है साफ तौर पर समीर जी। और हो सकता है कि बिहार चुनाव को ही लेके कुछ सबूत दें कि ये चोरी चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है या क्या करने जा रही है, ये कुछ बता सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं कहा, अभी तो हम पे बहुत सारे सबूत हैं। और बिहार में भी ये कर रहे हैं, हरियाणा में भी उन्होंने किया, महाराष्ट्र में भी किया, छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश में किया। तो राहुल गांधी बड़े आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सबूत है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं दिए हैं। इसका मतलब कल भी कुछ राहुल गांधी कोई चीजें सामने लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको अभी बहुत सारे सबूत हैं, ये बार बार राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। और जिस तरीके से हरियाणा का उन्होंने अभी पिछले दिनों पूरा पर्दाफाश किया कि कैसे चोरी के वोटों से सरकार बनी है,
ये जो आरोप थे उन आरोपों के लिए उन्होंने पूरा एक तथ्यों से संबंधित एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। और इधर बिहार में लगातार चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी लगाया, वहां कांग्रेस के नेता भी लगा रहे हैं, और इधर वीआईपी पार्टी के जो नेता है मुकेश सहनी, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, सुनते हैं उनको। और मुकेश सहनी नहीं बल्कि वहां पर तमाम जो जिस तरीके से इस मतदाता सूची के अलावा और वोटिंग के दिन के अलावा अब जब वहां पर ईवीएम मशीनें रखी जा रही हैं तो उनमें भी कैसे गड़बड़ी की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। यानी जो सीधे यह कहा जा, हालांकि इसको लेकर तैयार है वहां पर विपक्षी दल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान तैयारी थी, क्योंकि वहां पर आरोप थे कि मशीनें भी बदल दी जाती हैं स्ट्रांग रूम में भी। और जिस तरह से यहाँ ये विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे देर रात सीसीटीवी कैमरों को बंद करके वहां गाड़ियां भेजी जा रही हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारे घटनाक्रम बहुत सारे सवाल उठाते हैं। हालांकि बिहार में वहां के जिला प्रशासन ने वैशाली के कहा है कि उसकी जांच की जा रही है कि ये सब कैसे हुआ है, लेकिन अभी तक उस जांच में क्या नतीजा आया, कैसे वो गाड़ियां वहां इतने सुरक्षित जगह पर गई थी, उनको लेकर अभी कोई बयान आया नहीं है। कल ही हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में सुनाया था कि जल्दी ही उस पर अपडेट आएगा, लेकिन अभी तक तो अपडेट आया नहीं हमने। हाँ, अभी तक कोई अपडेट हमने नहीं देखा है समीर जी, और आया हो तो हमें जानकारी नहीं है। जस्टिस एडमिशन ने कुछ कह दिया हो तो पता नहीं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग जो है उनकी तरफ से कोई इस पे स्पष्टीकरण हमने कम से कम नहीं देखा है। आएगा तो हम जरूर बताएंगे कि क्या स्पष्टीकरण। जी बिल्कुल, अभी तक कोई स्पष्टीकरण उस पर नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे ये गाड़ियां गई, क्यों सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए। और अब तो इस तरह के उदाहरण कई जगहों से मिल रहे हैं। अब नालंदा में भी जिस तरह से ये विजुअल्स देखे आपने, वो बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि वोट चोरी करना और वोट चोरी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाना, इसलिए चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। खैर, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो इससे जो आशंकाएं हैं, जो आरोप हैं, वो और भी ज्यादा पुख्ता होते हैं। ये विपक्षी नेताओं का लगातार कहना है, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और बार बार ये बात कही जा रही है कि भाई अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो आपको साफ तौर पर एक तरीके से महागठबंधन की सरकार को लाना होगा, वरना फिर राजतंत्र तो आ ही चुका है। मोदी जी राजा हैं, भागवत जी के बैठाए हुए हैं, मतलब खड़ाऊ जो है वो भागवत जी के लेके मोदी जी बैठे हुए हैं, वरना फिर ये एक तरीके से कहने का तात्पर्य है समीर जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो लोकतंत्र को जो खतरे हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए कल प्रियंका गांधी ने नारे भी लगवाए कि वोट चोर कौन है, कि मोदी जी वोट चोर हैं, ज्ञानेश कुमार वोट चोर हैं, एस एस संधू वोट चोर हैं, और विवेक जोशी जो है वो वोट चोर है। ये नारे प्रियंका गांधी ने जोर शोर से लगवाए, इनके मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए। जी बिल्कुल, और यहाँ पवन खेड़ा को सुनेंगे, वो कह रहे हैं कि वो जवाब देना ही पड़ेगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि ये सवाल जो है ये देश के लोकतंत्र से, देश के संविधान को एक तरीके से कमजोर करने की कोशिशें हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कहा उन्होंने। वोट चोरी को लेकर जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग एक बार फिर घिरा हुआ है। घिरा वो पिछले कई बार से है, कई साल से है, और पिछले साल भी जो विधानसभाओं के चुनाव हुए वहां भी उस पर सवाल उठ रहे हैं और तथ्यों के साथ उन सवालों की पुष्टि की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग की खामोशी इन सारे तथ्यों को एक तरीके से और भी पुष्ट करती दिखाई पड़ रही, क्योंकि विजुअल सारे दिखाई पड़ रहे हैं कि वहां किस तरह से सीसीटीवी कैमरों को बंद किया जा रहा है और वहां रात के अंधेरे में गाड़ियां जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? इतने सुरक्षित जगहों पर, बिल्कुल सिक्योर जगह होती है जहां स्ट्रांग रूम बनता है, वहां पर ये गाड़ियां किस लिए जा रही हैं? बिल्कुल समझिए, सिक्योर जगह पे गाड़ियां क्यों जा रही हैं और कौन जा रहा है इन गाड़ियों में, ये सवाल ये है। और स्ट्रांग रूम खुल क्यों रहे हैं, और जिस समय स्ट्रांग रूम खुल रहे हैं उस समय सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों कर दिए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं। और ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी कर रही है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, महागठबंधन जो है ये साफ तौर पर खुले खुले आरोप लगा रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर कई सारे वहां पर जो प्रचार का तरीका है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की भाषा है या दावे किए जा रहे हैं या वादे किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
जिग्नेश मेवानी है, गुजरात के नेता हैं, विधायक हैं, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आकर मजदूरों के हितों की बात करते हैं, तमाम जो दावे करते हैं। गुजरात में मजदूरों के खिलाफ किस तरह से कानून पारित किया गया है कि उनसे 12-12 घंटे तक काम ले सकती हैं कंपनियां, वहां पर मजदूरों के लिए क्या सोचा है। तो खैर, गुजरात मॉडल की कलई तो कई बार खुल चुकी है, अक्सर खुलती रहती है, लेकिन एक बार फिर सुनते हैं क्या कहा है जिग्नेश मेवानी ने। कल उन्होंने पटना में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि कैसे बिहार में मजदूरों के लिए क्या कुछ किया गया है। उनको 12 घंटे काम करने पर विवश करने वाला कानून पारित किया है वहां की बीजेपी सरकार ने। गुजरात के नेता हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी का दिल किसके लिए धड़कता है और किस तरह से मजदूरों के लिए कानून बनाया गया है कि उनको 12-12 घंटे तक उनसे काम कराया जा सकता है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई देश हो जिस तरह का कानून बनाता हो, लेकिन वहां पर गुजरात में ये कानून बनाया गया है। और भी कई जो दावे किए जाते हैं उसको लेकर भी यहाँ चुनाव के दौरान बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई, जिनकी वास्तविकता क्या है उस पर धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। लेकिन इस बीच जो वहां पर समस्तीपुर, बिहार में समस्तीपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी तरफ से खंडन आया है। जो वीडियो जो आरजेडी ने ट्वीट किया था और बताया था कि कैसे वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं, उसको लेकर उनका खंडन आया है। लेकिन क्या कहा है इस खंडन में वो भी हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल समीर जी, उस खंडन में ये स्वीकार कर लिया है वहाँ के जिला प्रशासन ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने। जी, ये स्क्रीन पर हमारे है भी, उसको हम थोड़ा फुल स्क्रीन पर लाएंगे। जी, स्क्रीन में लाएंगे। ये स्वीकार कर लिया है कि आधे घंटे तक जो था जो राजनीतिक दल हैं उनके अवलोकन के लिए जो टीवी डिस्प्ले स्क्रीन लगाया गया था वो बंद रहा आधे घंटे तक। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पोस्ट को भ्रामक बताया है, लेकिन स्वीकार कर लिया। और आप बता दीजिए कि लिखा क्या है। जी बिल्कुल, उसमें खंडन में जो बयान जारी किया गया है कि आज दिनांक 8 नवंबर 2025 को आरजेडी ने के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर कर पोस्ट में लिखा गया है कि समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी आधा घंटा बंद रहा। उपरोक्त मामले की जांच वरिष्ठ पदाधिकारी से कराई गई। जांचोपरांत ये पाया गया है कि वज्रगृह यानी वही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज के फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है, एक नियंत्रण कक्ष में और दूसरा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अवलोकन हेतु बने स्थल पर। नियंत्रण कक्ष में लगे टीवी डिस्प्ले लगातार चलता रहा तथा राजनीतिक दलों के अवलोकन हेतु बने स्थल पर टीवी डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ देर बंद रहा, जिसे शीघ्र ही चालू करा दिया गया। अतः तथ्यहीन भ्रामक पोस्ट का खंडन किया जाता है। खुद ही लिख रहे हैं कि वो बंद रहा। अब ये तथ्यहीन क्या है और भ्रामक क्या है, और किसका ये खंडन जो जारी हुआ है ये तथ्यहीन या भ्रामक है, या फिर जो पोस्ट किया है आरजेडी ने वीडियो के साथ, विजुअल्स के साथ, वो है? नहीं, ये तो बता रहे हैं कि अतः तथ्यहीन भ्रामक पोस्ट का खंडन किया जाता है। जी, तो भ्रामक पोस्ट तो ये अपना जो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं वही उसी को कह रहे होंगे कि ये भ्रामक पोस्ट है। जी, तो अब ये तो जिला जो पदाधिकारी वो जाने की क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन एक तरीके से इन्होंने साफ तौर पर समीर जी स्वीकार कर लिया है कि जो सीसीटीवी के डिस्प्ले लगाए गए थे राजनीतिक दलों के लिए वो बंद रहे। ये साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं वहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो है समस्तीपुर के। तो ये कहाँ से फिर इसका तो आरोप सही साबित हो रहा है आरजेडी का जो लगाया गया है। अब आपका कहाँ लगा हुआ था, कहाँ चलता रहा, अगर ये बंद रहा था तो उस आधे घंटे की फुटेज आपने क्या राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई? अब कराइए वो फिर। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि आधे घंटे बंद रहा या 10 मिनट भी बंद रहा या 5 मिनट भी बंद रहा उधर, तो जहाँ था उस समय की आप उपलब्ध कराइए फुटेज। वो फुटेज कहाँ है? वो आपको उपलब्ध करानी चाहिए थी कि ये फुटेज है भी उस समय की। राजनीतिक दल इसको नहीं देख पाए थे, दूसरी जगह हुआ था। सवाल ये है कि वो दूसरी जगह भी बंद क्यों हो गया? बिल्कुल, ये ऐसा कैसे है कि आप दूसरी कुछ और जो राजनीतिक दलों के लिए जो बना हुआ है जहां वो देख रहे हैं वो तो वहीं देखेंगे ना। वो कंट्रोल रूम के अंदर तो जाएंगे नहीं। तो कंट्रोल रूम के अंदर कुछ और डिस्प्ले हो रहा है और कंट्रोल रूम के बाहर कुछ और डिस्प्ले हो रहा है। जी, ऐसा कैसे हो सकता है जी? ऐसा क्या तो होता था जी? इससे पहले कभी होता था जी? ये तो अभी ना होने लगा है ना जी। जी बिल्कुल, और उसको बता रहे हैं कि ये तथ्यहीन भ्रामक पोस्ट का खंडन किया जाता है, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं कि जो दावा किया गया था, जो बात कही गई थी वो सही है कि वहां पर डिस्प्ले जो है वो आधे घंटे के लिए बंद, कुछ देर बंद रहा, जिसे बाद में चालू कर दिया गया। तो जब बंद रहा, यही बात तो, यही शिकायत तो की जा रही है कि वो बंद रहा, और क्यों बंद रहा आप ये बताइए। और उस दौरान जो बंद रहा आप उसके फुटेज उपलब्ध कराइए कि आखिर उस जब ये बंद रहा उस दौरान क्या कुछ हुआ वहां पर।
लेकिन खैर ये आया स्पष्टीकरण, ये खंडन कहा जा रहा है, लेकिन जो उनका स्पष्टीकरण है वो हमने आपको दिखाया। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को, जिस तरह से बिहार में धांधली की जा रही है, चुनाव आयोग कर रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ डबल इंजन की सरकार दोनों किस तरह से काम कर रही है और कैसे यहाँ पर हार की आशंका से वोट चोरी की जा रही है, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता। लेकिन इस बीच अमलेंदु जी इस चुनाव प्रचार के दौरान, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बम, कट्टा, पिस्तौल और ये इन्हीं सब की बात करते रहे, और जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी आलोचना और बुराई ही करते रहे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें कही और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि यहाँ जो सीतामढ़ी में सीता माता का वहाँ मंदिर बनवाया जाएगा, उसको लेकर वो हर चुनावी सभा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि बीजेपी की सरकार ने तो कहा था कि सीता माता के जन्म का कोई प्रमाण ही नहीं है सीतामढ़ी में। सुनेंगे हम लोग उसको, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंटली इस मुद्दे को उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी भी, आज भी एक किसी सभा में भी हम देख रहे थे कि वहां गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को दोहराया है। हाँ, बिल्कुल वहां दोहराया है, और सीता माता का मंदिर जो है वो भी जो है वहां बनवाया जाएगा जी। अब राम जी का नाम तो लेना भूल गए मोदी जी। हाँ। मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जय श्री राम एक बार भी बोला ही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव का जैसे ही परिणाम आया तो जय जगन्नाथ करने लगे, जय श्री राम कहा ही नहीं। आज तक उनके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला है। तो अब वहाँ जाके सीता मैया की बात करने लग गए बिहार में, तो इनको सीता मैया भी अच्छे से सबक सिखाएंगी, ये समझ में आ रहा है समीर जी। चूंकि ऐसे बहुरूपीय जो होते हैं कि जो आप जय श्री राम कहना भूल गए, जय जगन्नाथ कहने लगे, अब जय जगन्नाथ भूल जाएंगे, यहाँ के जय सीता मैया करने लग गए। तो ऐसे लोग जो हैं, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए महापुरुषों का और देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको सजा भी मिला करती है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। जी बिल्कुल। सुनते हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, क्या कह रहे हैं इसको लेकर कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को ही मानने से इनकार कर दिया था कि वहां सीता माता के जन्म का कोई प्रमाण मिलता है। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को ही क्या कह रहे हैं। ये इसको लेकर काफी ज्यादा वहां पर चर्चा में है और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इसको राम मंदिर से जोड़ रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का श्रेय लेते हुए कि हाँ भी हम मंदिर बनाएंगे और कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। और अमलेंदु जी, प्रभात झा के सवाल पर ये जवाब था, और प्रभात झा भी बिहार से ही आते थे, हालांकि वो राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, मध्य प्रदेश से अब नहीं रहे वो। लेकिन ये जो उन्होंने बताया कि उस समय मैं खुद भी मौजूद था और हमने काफी विरोध भी उसका किया था। पत्रकार भी रहे थे प्रभात झा, और बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे मध्य प्रदेश में। हाँ। और एक समय में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी समझे जाते थे जी। तो प्रभात झा भले मानुष थे बीजेपी में होते हुए भी, ये आप कह सकते हैं। तो उनके सवाल पर ही ये उठा था, और इसको लेकर वो प्रमोद तिवारी बाकायदा जो सरकार ने जवाब दिया राज्यसभा में, उसको सामने रख रहे हैं, उसका जवाब ही पढ़कर बता रहे हैं। और उससे ज्यादा बड़ी बात जो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर की जो हुआ कार्यक्रम, उसमें आपने नेपाल से बुलाया कि साहब सीता मैया का जो जन्मस्थल है वो नेपाल में है, जनकपुर, वहां से आपने यहाँ बुलाया जी। तो ये आपने सीतामढ़ी का किस तरीके से अपमान किया और सीता मैया का अपमान किया, ये बताया है प्रमोद तिवारी ने सबूत के साथ, जो राज्यसभा में सरकार ने पेश किया था समीर जी बिल्कुल। तो उसको लेकर अब क्या, कैसे, किन मुद्दों को बीजेपी उठा रही है और उन पर उसने पहले खुद किस तरह से काम किया है, इसका एक बड़ा पर्दाफाश किया प्रमोद तिवारी ने, जो बता रहे हैं कि कैसे सीतामढ़ी को सीता मैया का जन्म स्थान मानने से ही इनकार कर दिया था। खैर, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ बिहार में वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है, बड़े आरोप लग रहे हैं, वो उसको देखते हुए अब फिर एक बार चुनाव आयोग निशाने पर है कि आखिर चुनाव आयोग इन सब आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि, और पवन खेड़ा ने जैसा कहा कि जवाब तो देना ही होगा, लेकिन चुनाव आयोग खामोशी बरते हुए जो जिला प्रशासन का स्पष्टीकरण आ भी रहा है अलग अलग जगहों से, वो अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उसको आरोप को स्वीकार भी कर रहा है जिला प्रशासन, लेकिन ये कह रहा है कि जो ट्वीट किया गया है वो भ्रामक है। तो ये अपने आप में विरोधाभासी बयान खंडन के जरिए दिया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। लेकिन जगह जगह से, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे सीसीटीवी को बंद कर दिया जा रहा है स्ट्रांग रूम में।
वीवीपैट पर्चियां जो है वो नालों में मिल रही हैं। कई जगहों से इस तरह से खबरें आई और हैं। उन पर एफआईआर भी दर्ज हो रही है, उन पर एफआईआर भी है। कर्मचारी निलंबित किए जा रहे हैं जी। तो ये तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करके और कर्मचारियों को निलंबित करके कि ये पोस्ट भ्रामक नहीं है, जी। और खुद स्वीकार कर रहे हैं समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी जो हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी की राजनीतिक दलों के लिए जो डिस्प्ले गया था वो बंद हो गया था। जी। तो ठीक है, राजनीतिक दलों का डिस्प्ले आपने बंद क्यों करवा दिया, क्यों हो गया बंद, आखिर सवाल ये। और स्ट्रांग रूम में आपका जहाँ पे कंट्रोल रूम में वहाँ चलता रहा तो 2 डिस्प्ले अलग अलग क्यों है, एक ही डिस्प्ले क्यों नहीं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लालगंज से विधानसभा क्षेत्र जो वहाँ से राजद की नेता शिवानी शुक्ला लड़ रही हैं, तो उनकी मां है अनु शुक्ला, वो पहुंची स्ट्रांग रूम, हाँ। और उन्होंने भी वहां जाकर कहा कि हम लोग को जैसी सूचना मिली हम लोग यहाँ आए देखने के लिए, यहाँ एनडीए का एक भी नेता नहीं है, क्योंकि उन्हें चोरी का डर नहीं है। हम लोगों को चोरी का डर है तो हम लोग यहाँ पहुंचे, तो उनको भी हम लोग सुन सकते हैं अनु शुक्ला क्या कह रही है। जी बिल्कुल, चूंकि विपक्षी नेता लगातार इस मुद्दे पर सतर्क हैं और जगह जगह स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं, और ये अभी तेजस्वी ने कहा भी कि हम लोग सब जगह सतर्क हैं, ये सारी जिस तरह से ये काम हो रहा है उस पर निगाह है, और उन सारी जो इस तरह की धांधली हो रही है उस पर हम लोग आवाज उठा रहे हैं, उनका खुलासा कर रहे हैं। सुनते हैं जो अनु शुक्ला है वो क्या कह रही है। स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि वहां एनडीए का तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, और एनडीए का कोई व्यक्ति क्यों दिखेगा। ये इनकी बेटी शिवानी शुक्ला वहां से चुनाव लड़ रही हैं। अनु शुक्ला भी आरजेडी की नेता हैं और कह रही है कि एनडीए के नेता नहीं है, जरूरत तो वहां पर गठबंधन के, महागठबंधन के नेताओं को है, क्योंकि दिक्कत उन्हीं को है। एनडीए वाले तो बिल्कुल बेफिक्र हैं, निश्चिंत। हाँ बिल्कुल, एनडीए वाले एकदम बिल्कुल बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं, ये भी साफ तौर पे है, और इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एनडीए वाले, चूंकि उनको तो वोट चोरी का जिक्र है ही नहीं भाई। चुनाव आयोग जब एनडीए का काम कर रहा है तो उन्हें काहे को अपनी नींद खराब करनी है वहां पहुंच के। सीधे सीधे मतलब कहने का ये है अनु शुक्ला के मतलब कि जब चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, एनडीए के लिए काम कर रहा है, तो उन्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत क्यों भाई। नींद तो हमारी खराब होगी, तो हम इतना मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो नींद तो हमारी खराब हुई ना, एनडीए की खराब क्यों होगी। ठीक है, इधर समीर जी हम लोग और भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक चर्चा करना जरूरी है। कल 8 नवंबर थी जी, और कल के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे आए थे 2016 में, और एकदम से रात को 8 बजे कह दिया था कि आपके सारे नोट बेकार हो गए। और उसके बाद मोदी जी ने खूब तालियां बजाई थी, खूब मोदी जी ने अट्टहास किए थे, क्रूर अट्टहास किए थे। सैकड़ों लोग जो थे वो लाइनों में लगकर मारे गए थे, नोटबंदी की लाइनों में लगकर। हाँ, और एक मोदी जी का उस समय बड़ा चर्चित बयान भी हुआ था पैसा नहीं है, नहीं और सारी चीजें तो है कि जो चौराहे वाला एक बयान था कि 50 दिन दे दो चौराहे पे। अब वो चौराहा भी प्रधानमंत्री नहीं बता रहे किस चौराहे पे मिलेंगे वो, और 50 दिन के जाने कितने साल पूरे हो गए वो भी नहीं बता रहे हैं। और बिहार चुनाव में कोई जिक्र ही नहीं, ये उपलब्धि नहीं मानते इसका मतलब। बिहार चुनाव ही छोड़ दिए समीर जी, किसी ने भी नोटबंदी की बरसी पर किसी भी बीजेपी की नेता ने एक शब्द नहीं कहा नोटबंदी के मुख से। जी, जयराम रमेश ने कल इसको लेकर एक ट्वीट किया था, उसको लेकर हम पढ़ सकते हैं कि क्या है, आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, उसको जयराम रमेश ने लिखा है कि आज ये कल का उनका ट्वीट है, चूंकि 8 नवंबर को नोटबंदी लागू की गई थी, कि आज नोटबंदी जैसे विनाशकारी और तुगलकी फैसले की 9वीं वर्षगांठ है। करोड़ों भारतीयों की आजीविका बर्बाद हो गई, व्यापार, असंगठित क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई चौपट हो गए। काले धन और जाली नोटों में कोई कमी नहीं आई। कैशलेस का नारा बेमानी साबित हुआ। 2000 रुपए का जो नोट जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया। नोटबंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ गई। उस चोट से देश की अर्थव्यवस्था कभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाई। तो ये इसका मतलब ये सारी बातें जो है उसको स्वीकार करते हैं बीजेपी के नेता भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई जिक्र नहीं करते हैं कि नोटबंदी क्यों हुई थी, और जब इसको लागू किया गया था तो उसके न जाने कितने फायदे गिनाए गए थे। हाँ बिल्कुल, खूब फायदे गिनाए गए थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा। अब स्थिति ये समीर जी कि जाली नोट भी पहले से ज्यादा है, नकदी पहले से ज्यादा है, और आतंकवाद और नक्सलवाद का क्या है देख ही रहे हैं। पहलगाम जैसी घटना हो जाती है जी, है ना, उसी के बाद नहीं होता तो लोगों के बिस्तर से नोट मिलते हैं। यहाँ तो जज साहब के घर पे मिल गए, जज साहब के घर में मिल गए। वो एक इंजीनियर के नाले में जले हुए नोट मिले,
मालूम पड़ा कि जो छापा पड़ा तो जले हुए नोट जो नाले में मिल रहे हैं जी। तो ये हाल है। तो ये मोदी जी का कैसा नोटबंदी थी और कैसा इससे काला धन रुका, ये इस तरीके से देखा जा सकता है। और इसका कोई जिक्र नहीं किया गया और कोई याद नहीं किया गया, यहाँ तक कि चुनाव हो रहे हैं। अगर इस बहुत बड़ी उपलब्धि होती तो निश्चित तौर पर इसका जिक्र वहां पर होता। इसके अलावा अमलेंदु जी एक और पिछले कई दिनों से लगातार ये प्रचार आ रहा है कि जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है उससे बड़ा फायदा हो गया है, लेकिन बिहार चुनाव के दौरान मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने भी उस जीएसटी रिफॉर्म का जिक्र किया। इसका मतलब कि बिहार के लोगों को उससे फायदा नहीं हुआ है। और वहां पर बात किसकी हो रही है, बंदूक कट्टा है और पता नहीं क्या। नहीं, कल तो प्रधानमंत्री जुबान से सीने में गोली चलाने लगे। कल तो प्रधानमंत्री ने हद कर दी एकदम। अभी तक तो कट्टा क्रूरता कट्टा की बात कर रहे थे, अब तो सीधे सीधे गोली चलाने लग गए। कहने लगे सीने में क्या गोली जो है वो कुछ बताने लगे प्रधानमंत्री। अब कैसा प्रधानमंत्री भाई, कट्टा भी रखता है जुबान में और जुबान में गोली भी चलाता है, ये सब कुछ कैसा प्रधानमंत्री भाई। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को, शरीफ आदमी चाहिए देश के लिए भाई। ये कट्टा और ये सब जलाने की आवश्यकता नहीं है देश को। देश को जलाया जा रहा है कट्टा से और गोली से, यानी किस किस चीज से। जी, और इसी को लेके आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कुछ कहा है। प्रधानमंत्री की भाषा की चर्चा जमकर हो रही है और मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों की चर्चा वो कर रहे हैं उस पर क्या कह रहा है विपक्ष, सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी को। हम गोली की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी 11 साल की उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं। अब उसमें नोटबंदी की उपलब्धियां आप क्यों नहीं गिना रहे हैं? इसका मतलब आप मान लिए हैं कि वो फेल हो गई है। जीएसटी फेल थी और उसके बाद आपने रिफॉर्म किया, इसका मतलब रिफॉर्म का भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अगर हुआ होता तो निश्चित तौर पर वहां जिक्र होता। पर जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसको लेकर लोग बड़े आहत हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें हर चुनावी सभा में कैसे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है कि हर चुनावी सभा में प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा कैसे बोल रहे हैं और क्यों इस तरीके की भाषा का प्रधानमंत्री लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत खराब भाषा और आपराधिक भाषा है समीर जी। आप कट्टा की बात करें, सिक्सर की बात करें, सीने में गोली की बात करें, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। मतलब लगता ही नहीं कि ये प्रधानमंत्री जिसके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी है वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और बीजेपी वाले क्यों नहीं रोकते? मोहन भागवत क्यों नहीं समझाते मोदी जी को कि भाई भाषा की शुचिता रखो, मर्यादा रखो, तुम तो स्वयं सेवक हो, कम से कम स्वयं संघ के संस्कार जो है वो प्रदर्शित करो। और क्या यही संघ के संस्कार हैं जो मोदी जी को मिले हैं? ये बताएं भागवत जी, क्या यही संस्कार है जो संघ देता है? शाखा में क्या यही पढ़ाया जाता है जो मोदी जी उवाच रहे हैं? तो ये तो मोहन भागवत और आरएसएस के ऊपर भी सवाल है समीर जी, क्योंकि मोदी जी बताते हैं कि उन्हें संस्कार संघ से मिले हुए हैं। तो संघ से अगर ऐसे संस्कार मिले तो बहुत गंदे संस्कार हैं ये तो जी, स्पष्ट करना चाहिए भागवत जी को। लेकिन आज समीर जी 9 नवंबर 2025 है जी, और आज तेजस्वी यादव को एक तोहफा मिला है। और तोहफा क्या है कि आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। और तेजस्वी यादव का जन्मदिन 9 नवंबर 2025, अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो तेजस्वी यादव 9 मूलांक वाले हैं और 9 नवंबर 2025 का अगर आप जोड़ कीजिए तो भी 9 बैठता है। तो ये वर्ष और ये जन्मदिन तेजस्वी का तेजस्वी के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, क्योंकि मोदी जी बहुत न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। लोकसभा शुरू हुई थी, बताया था 18वीं लोकसभा है, तो 18वीं लोकसभा है वो भी 9 होता है, तो ये भी 9 है। तो मोदी जी सावधान, क्योंकि मोदी जी ने कल बताया था कि वो 65 वोल्ट का झटका लगा जी, तो 56 को तो पलट दिया तेजस्वी ने। 56 इंच का सीना था मोदी जी का, बताते थे। अब वो 65 वोल्ट कर दिया तो तेजस्वी ने, तो उलट पलट हो रहा है, तो बदलाव बिहार में हो रहा है, ये समझा जा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल। और इस तेजस्वी ने चुनावी सभा में अपने जो समर्थक हैं उनसे जन्मदिन का तोहफा भी मांगा है। क्या कहा है उसको भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन वह बिहार चुनाव में जिस तरीके से पहले चरण की वोटिंग हुई और जिस तरह से चुनाव आयोग की गतिविधियां लगातार संदिग्ध हैं और तमाम जो तथ्य हैं, तमाम प्रमाण पेश किए जा रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग वहां धांधली कर रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रात में जगह जगह सीसीटीवी क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों वहां पर संदिग्ध रूप से गाड़ियां जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां जो स्ट्रांग रूम बने हुए हैं वहां एनडीए के लोग कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा अभी आरजेडी की नेता अनु शुक्ला कह रही थी। और उन्होंने कहा भी कि एनडीए के लोगों को वहां रहने की जरूरत क्या है, निगरानी की जरूरत तो इंडिया गठबंधन के लोगों को है। हाँ जी, बिल्कुल साहब कही थी, निगरानी की जरूरत तो इंडिया गठबंधन के लोगों को है, क्योंकि उनकी निगरानी तो चुनाव आयोग कर ही रहा है एनडीए की जी, ये उनके साफ तौर पे कहना था। तो ये एकदम समझा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से ये
वहाँ घपले हो रहे जी। हैं। और समस्तीपुर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका जो खंडन आया है, वो खंडन क्या है, वो तो कहिए कबूलनामा है। जी। मतलब हाँ, स्वीकार कर रहे हैं, उसमें। स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ सीसीटीवी बंद हुए थे, स्वीकार कर लिया वहां। तो अब चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी है, चुनाव आयोग को बताना है कि भाई जो राजनीतिक दलों के लिए डिस्प्ले लगा था, वो डिस्प्ले जो आपके कंट्रोल रूम में लगा है उससे अलग क्यों है जी। और बंद क्यों हो गया, ये चुनाव आयोग को जवाब देना है समीर जी। जी बिल्कुल। तो चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब इस पर नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग की खामोशी निश्चित तौर पर इन पूरे मामलों को और संदिग्ध बना देती है कि आखिर चुनाव आयोग क्यों खामोश है। और इधर वोट चोरी को लेकर जो लगातार इल्जाम लग रहे हैं, उन पे चुनाव आयोग घिराई है। हरियाणा में पूरे चुनाव को प्रभावित करने का किस तरीके से 5 नवंबर को जो एक प्रेजेंटेशन दिया राहुल गांधी ने, और उसको देखते उस पर भी अभी कोई खंडन नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है। और राहुल गांधी ने कहा है कि अभी और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे अभी और वोट चोरी से संबंधित कई तथ्य हैं, कई प्रमाण हैं जो आने वाले दिनों में सामने रखे जाएंगे। और ये समझा जा रहा है कि अभी जो बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये प्रेजेंटेशन दिया था, यानी एच फाइल्स नाम से, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल भी कोई फाइल आने वाली हो इससे संबंधित। हाँ बिल्कुल हो सकता है इससे संबंधित कल कोई फाइल आने वाली हो समीर जी। और जहानाबाद का एक विजुअल जो है जी। वो तेजस्वी यादव का हम लोग दिखाना चाहेंगे। बहुत जबरदस्त विजुअल जो है वो किस तरीके से जनता उमड़ी पड़ रही है, और वहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त उत्साह जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर है। हम लोग अपनी टीम से कहना चाहेंगे वो विजुअल दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ जनता जो है वो इंतजार कर, मतलब उनके लिए स्वागत कर रही है तेजस्वी का। और तेजस्वी ने ट्वीट भी किया है, विजुअल्स हम देखेंगे। और तेजस्वी ने लिखा है कि आपका यह स्नेह, समर्थन और प्यार मेरे और बिहार के लिए आशीर्वाद है। ये लड़ाई जनता की उम्मीदों की है और जीत भी जनता की होगी। ये वो विजुअल्स है। और ये भी एक और उन्होंने एक पुराना ट्वीट भी उनका दिखाई पड़ रहा है जिसमें आरोप लग रहे हैं। और ये है कि ये भीड़ नहीं, जनता का जनादेश है। आपके इस अटूट समर्थन का सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। ये गया कि तो ये तमाम जो विजुअल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। और इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी और भी ज्यादा चुनाव आयोग पर निर्भर हो गई है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश बैठा है इन वोट चोरी से संबंधित तमाम आरोपों पर। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल एकदम खामोशी जो है वो अख्तियार कर ली है चुनाव आयोग ने। ज्ञानेश कुमार जी अब कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहे हैं किसी भी तरीके का, ये साफ तौर समझ आ रहा है। अब तो सीधे सीधे मतलब नारे लग रहे हैं, ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद के, ज्ञानेश कुमार वोट चोर, इस तरीके के। और प्रियंका गांधी खुद नारे लगवा रही हैं। समीर जी 78 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी संवैधानिक संस्था को लेकर और उसके प्रमुख को लेकर कि वो चोर है, इस तरीके के नारे जो हैं वो जनसभाओं में लग रहे हो। ज्ञानेश कुमार की ये उपलब्धि है और मोदी जी के 11 वर्षों की ये उपलब्धि है कि एक संवैधानिक संस्था पर जिसके ऊपर लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इस तरीके का अविश्वास व्यक्त किया जा रहा है और जनता जो है कि ये चोर है, वोट चोर है, इस तरीके के नारे लगा रही है। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी और भी जगहों पर वोट चोरी से संबंधित तमाम प्रमाण उनके पास है। एक बार फिर सुनेंगे। और सीधे उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि ये भारत माँ का अपमान कर रहे हैं। सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने दिया है चुनाव आयोग पर और वोट चोरी को लेकर जो उन पर आरोप लगाए हैं। जनता का नुकसान हो रहा है और किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और तमाम तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब बिहार चुनाव से संबंधित बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उस पर जवाब नहीं आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर जो बिहार में चुनावी प्रक्रिया है, अब आखिरी दौर में है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का। पहले चरण का चुनाव हो चुका है मतदान और उसमें 65% वोटिंग हुई है, काफी ज्यादा, पिछली बार की तुलना में लगभग 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। और माना जा रहा है कि वोटिंग का ये ट्रेंड ये बदलाव का संकेत दे